तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। कोई भी अधिकारी होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उसकी दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो उसको बातचीत का तरीका आना चाहिए और दूसरा कोई भी प्रॉब्लम फंसे तो उसको डिसीजन लेना आना चाहिए। इसीलिए यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के जो सेकंड पेपर होता है उसमें 25 प्रश्न आते हैं किसके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के। तो याद रखिए जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनको आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी टर्म है, इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ। और याद रखिएगा ये मैं 2019 का पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं 2022, 21 और 20 का ऑलरेडी आपको पूरा क्लियरिफाई कर चुका हूँ। क्या खास तौर से 25 क्वेश्चन जो आते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के और निर्णय क्षमता के। क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर हो। कोई बात नहीं, मैथ्स छोड़ दीजिए, बिना मैथ्स के भी आप सीसेट निकाल सकते हैं और मैं इसकी 100% गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? ये है चौथे साल का पेपर। कल छुट्टी का दिन है तो कल सुबह से शाम तक में मैं 5 साल के लगातार पेपर, इसके पहले मतलब टोटल 10 साल का पेपर कल मैं कंप्लीट कर दूंगा सीसेट का। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, हर वीडियो को उठाइए 3 से 4 बार रटिए और जाइए टॉपर्स कोड पे उसका टेस्ट दे लीजिए, खत्म। आपका कम्युनिकेशन गलत होगा ही नहीं, इस बात की पूरी गारंटी मेरी है। और आपका कम्युनिकेशन गलत नहीं हुआ ना तो हिंदी तो आप वैसे भी कर लेंगे। हिंदी सही हो गया, कम्युनिकेशन सही हो गया, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप पास जरूर हो जाएंगे सीसेट में, ये और आपको खुद पता है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है 2019 का पेपर और इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ 25 क्वेश्चन जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। तो अब आप तो ये समझ में आ गया होगा ना कि पीसीएस अधिकारी के लिए क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके जीवन का एक हिस्सा बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टडी ऑफ टेम्पोरल कम्युनिकेशन, कालिक संप्रेषण। अच्छा, अब जो आप कहते हैं ना सर हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, मैं बता रहा हूँ जब भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? खास तौर से हिंदी का लैंग्वेज। क्यों? देखिए कालिक संप्रेषण, कालिक मतलब समय। जब भी सामयिक बात करें, समय की बात करें तो उसको कालिक बोलते हैं। और समय का जब भी बातचीत हो रहा हो तो क्रोनेमिक्स उसको कहते हैं, क्रोनेमिक्स के रूप में। सीधा सीधा ऑप्शन है। ठीक, तो याद रखिए जब भी ऑप्शन आए क्या, क्रोनेमिक्स मतलब कालिक संप्रेषण का अध्ययन क्रोनेमिक्स में किया जाता है। दूसरा बहुत ज़रूरी, और ये गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या कहता है? जो एथिक्स है, सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है। जो एथिक्स होता है ना नीति शास्त्र, उसकी हर प्रणाली में एक सर्वोत्तम बेस्ट रूल होता ही होता है। लेकिन इसमें तर्क दोष क्या है? इसके भाई देखिए नीति शास्त्र की तर्क प्रणाली में सबसे बेस्ट आपको नियम दे देगा, लेकिन इसमें दोष क्या है, तर्क दोष कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पहले इसका सही ऑप्शन है ए, आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम। ये क्या है? आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम बहुत ज़रूरी चीज़ है। आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम को बोलते हैं लोकोत्तेजन। आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम मतलब जो चीज़, पॉपुलम का मतलब जो चीज़ फेमस है उसको आप अच्छा कह रहे हैं। हर जो चीज़ फेमस है क्या वो अच्छी हो सकती है क्या? नहीं, हर चीज़ जो फेमस है वो अच्छी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ऑगमेंटम एंड पॉपुलम, जो पॉपुलर है वो चीज़ क्या नहीं हो सकती, हर बार वो अच्छी नहीं हो सकती। हर प्रसिद्ध चीज़ या हर फेमस चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इसका पहला होगा, याद रखिए ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्होंने लिखा भी होगा, ये कहीं लिखा हुआ है, देखिए कोई भी चीज़ जो अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ लोकप्रिय है, इसी को बोलते हैं क्या, लोकोत्तेजन, जरूरत से ज़्यादा उत्तेजना लोगों में। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर एस्टिमेटिंग सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। याद रखिए जब भी कभी आपसे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति के निष्ठा की संभाव्यता। याद रखिएगा उसका नियम कौन सा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता। तो याद रखिए रिप्रेजेंटेटिवनेस मायने रखता है, वेरी गुड। अवेलेबिलिटी बहुत मायने रखेगा। एडजस्टमेंट, कोई भी आदमी कैसे एडजस्ट कर रहा है पर्सनल तौर पे, ये भी मायने रखता है। लेकिन उसकी ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं एक्सेसिंग यूटिलिटी, उपयोगिता का आकलन कभी नहीं किया जाता, ये गलत है। ये चीज़ इसमें अंतर रहेगा। अगला आ जाइए नेक्स्ट, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज लो टॉलरेंट फॉर एम्बिक्विटी इज फाउंड। कौन से निर्णय शैली में अस्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता, अस्पष्टता के लिए निम्नतम सहनशीलता किस में पाई जाती है? एक बात बताइए, सहनशीलता का मतलब किस में जो है कोई भी
अस्पष्टता होगी तो उसको कहाँ पे नहीं सहन किया जाएगा। मैंने आपको कोई डायरेक्शन दिया, एक कायदा बता दिया, जाओ ये काम करो, एक ऑर्डर दे दिया, निर्देश दे दिया। अब अगर उस निर्देश को मैंने सही तरीके से अस्पष्ट आपको दे दिया तो पूरा का पूरा ऑर्डर तो बर्बाद हो गया ना, आप अर्थ का अनर्थ करके चले आएंगे। तो याद रखिए ये क्या है, कौन सी शैली में अस्पष्टता के लिए निम्नतम, आप ये जो डायरेक्टिव स्टाइल होती है, निर्देशात्मक शैली, मैं किसी को निर्देश दे रहा हूँ जाओ ये कर दो, अब भैया आप अर्थ का अनर्थ, मैंने सही से बोला नहीं, अस्पष्टता आ गई मेरे बोलने में तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए याद रखिए ये क्या है, इसका हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी जल्दी समय नहीं बर्बाद करते हैं। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज ए इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार कभी कभी अनइंटेंशनल होता है, कभी कभी अनइंटेंशनल होता है। भाई बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है क्या, दो लोगों के बीच में बातचीत, ध्यान से सुनिए, कम्युनिकेशन है क्या, दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान, इसी को बोलते हैं बातचीत या संप्रेषण या कम्युनिकेशन। अब एक तो हम लोग इंटेंशनली बात करते हैं, मेरा आपसे कुछ मतलब है तभी मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई इंटेंशन नहीं है फिर भी बात करनी पड़ जाती है, तो उसी को बोल रहा है कि कभी कभी ये अनइंटेंशनल, गैर इरादतन भी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसको आप रटिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब भी कभी जटिल समस्याएं हैं उनमें ग्रुप परफॉर्मेंस इज हायर, किसमें ग्रुप परफॉर्मेंस हायर होगा, एक बात बताइए, ग्रुप परफॉर्मेंस हायर कब होगा। भाई कॉम्प्लेक्स बड़ी समस्या में अगर ग्रुप को बिठा लोगे, हम कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अकेला आदमी सही डिसीजन लेगा कि ग्रुप वाला, और उसमें उसको छोटे छोटे, भाई होता नहीं, डिसेंट्रलाइज कर दो, छोटी छोटी चीज़ों में बांट दो तो चीज़ें जल्दी सलटा लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होना बड़ा ज़रूरी है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो और उसमें ग्रुप परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द बैरियर्स, कौन सा अवरोधक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, क्या अवरोधक है, ये पुराना क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बीइंग जजमेंटल, पहला ऑप्शन देखिए, बीइंग जजमेंटल, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ लेकिन मेरे मन ने पहले ही, आपसे मिलने से पहले ही मेरे मन में आ गया भाई गधा आदमी है, तो ये बताइए पहले से ही जजमेंटल हो जाना कोई सही चीज़ है, नहीं। तो सीधे सीधे ऑप्शन देखिए, बीइंग जजमेंटल हमेशा अवरोध होता है। भाई ये देखिए, मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, मुझे पहले से ही पता है कि यह आदमी क्या है, धोखेबाज है, तो इसका मतलब मैं पहले से ही जजमेंटल हो गया ना। किताब का पहला पन्ना देख के बुक कैसी है ये जज नहीं किया जा सकता, तो जजमेंटल कभी होना ही नहीं चाहिए, किसी से बातचीत करिए तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाइए, ए ग्रुप इफेक्ट ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडिया, ग्रुप इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को आप सही से पढ़ेंगे ना आपको उत्तर अपने आप उसी मिल जाएगा। ए ग्रुप इफेक्ट, ए ग्रुप एफर्ट, ग्रुप का एफर्ट ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव आइडिया दैट कैन हेल्प ए मैनेजर, याद रखिए जब भी कोई मैनेजर को कब मदद करता है, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न करके एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करना है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहेंगे, बुद्धूक, ब्रेन स्टॉर्मिंग, पूरा बातचीत किया लोगों ने, पहले मैटर सलटाया, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब दिमाग पे जोर देना और क्या। ठीक है, अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज ग्रेप वाइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रेप वाइन का मतलब आपको समझना होगा अच्छे से, ग्रेप वाइन, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टराइज ग्रेप वाइन का मतलब जन प्रवाद क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जन प्रवाद किसी भी सिस्टम में कम्युनिकेशन या बातचीत का दो तरीका होता है, एक तो फॉर्मल बातचीत और एक होता है इनफॉर्मल बातचीत, समझ रहे हैं ना। बातचीत या कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। किसी से अबे तबे तुम तड़ाक करने लगो, ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल बातचीत क्या है, एक सही सेट प्रोसेस को फॉलो करिए, उस तरीके से आप भेजिए, लेटर भेज के बात करिए, ये फॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल क्या है, भाई किसी को गरियाना है तो लेटर भेज के गरियाए, दिस इज़ फॉर्मल। किसी को डायरेक्ट मुंह पे जाकर गरिया दीजिए, दिस इज इनफॉर्मल। बातचीत का फॉर्मल तरीका, इनफॉर्मल तरीका, समझ रहे हैं। फॉर्मल का मतलब जो एकदम नियम के आधारित हो, इनफॉर्मल का मतलब जिसका कोई नहीं नियम है। तो उसका मतलब यहाँ पे जो बात कर रहा है ये कौन सा, ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, ग्रेप वाइन जन प्रवाद मतलब कोई दो बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, मैटर को किसी बात को क्या करना है, पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, जन प्रवाद, लोगों में फैला देंगे, कानाफूसी कर दीजिए, सब पहुंचा डालेंगे, सब फैला डालेंगे, ये याद रखिएगा। अब ये कभी मैनेजमेंट से कंट्रोल हो पाएगा क्या, नहीं कंट्रोल हो पाएगा, तो ये इसका नहीं है, मैनेजमेंट इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। भाई ये एक इनफॉर्मल बातचीत है,
ये बताइए कभी आपने सुना होगा किसी जगह पे अबे उसका किसी से चक्कर चल रहा है, तो मैनेजर को तो कभी कंट्रोल ही नहीं है ना, नीचे वाले पूरे तबके को पता चल रहा है कि उसका किसी से चक्कर है, तो उसका मतलब ये जो है कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता मैनेजर से। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाइए, द कंटेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने की फेस, आमने सामने बात करिए तो समकालिक होगा और क्या होगा, आमने सामने की बात करेंगे तो सिंक्रोनस, याद रखिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन को क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनस। नेक्स्ट आ जाइए, सामने देख रहे हैं, जब भी आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे याद रखिए जिसमें आपसे बड़ाई कह रहा हो या आपसे पूछे कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसका प्रॉपर्टी बताओ, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला, सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, बहुत ज़रूरी है। देखिए जब भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा ना तो आदमी गाली गलौज नहीं, सदस्यों के व्यवहार को बहुत नियमित करता है, सही बात है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, हाँ ज़रूर देता है। ये अभिव्यक्ति का अवसर, संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर, हाँ, या निर्णय लेने को सब तो सही है, इसमें कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सब सही हो जाते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, पिछली वीडियो में ही मैंने पढ़ाया था, एक चीज़ था डियाडिक या द्विक संप्रेषण, एक भेजने वाला एक रिसीव करने वाला, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नाम जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का होता है वो होता है डियाडिक। लास्ट ही एग्जाम में, लास्ट ही वाले पेपर में मैंने ये पढ़ाया था आपको, डियाडिक कम्युनिकेशन, ठीक। द्विपक्षीय या दोनों तरफ से बातचीत, आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं क्या, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम डियाडिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाइए, ये है क्वेश्चन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फंक्शन ऑफ द रिसीवर और सोर्स। देखिए दो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान। तो जब मैं बार बार कह रहा हूँ दो, तो एक है जो मैसेज भेज रहा है, दूसरा जो मैसेज रिसीव कर रहा है, दोनों ही बहुत ज़रूरी है कि नहीं भाई, मैं जो चीज़ भेज रहा हूँ वो आप तक पूरा पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक आदमी ज़रूरी है कि दोनों, तो उसका मतलब फिर आ जाइए, ये क्या है, ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं, दोनों लोगों का प्रकार, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सोर्स रिसीवर आर परफॉर्म्ड बाई बोथ ईच इंडिविजुअल, दोनों। अगला आ जाइए, विच टर्म इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स, रंगों के थ्रू बातचीत कम्युनिकेशन किया जाता है। यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू, कलर के थ्रू अगर कम्युनिकेशन करना हो तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिक। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अगला, एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव विथ अदर, एक आदमी की कैपेबिलिटी दूसरे से क्या करना, भाई मैं अगर आपसे बहुत अच्छा कम्युनिकेट, ये तो मेरी विधा है ना, ये मेरी क्या है, दक्षता है, क्या है, मेरी दक्षता है या स्किल है, तो ये हो जाएगा कॉम्पिटेंस। किसी चीज़ से कॉम्पिटेंस रखना, कॉम्पिटेंस का मतलब मेरी बहुत अच्छी, भाई मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी ये क्वालिटी है, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अन्य अभिविन्यासित कब होते हैं, जब आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हैं, साथ ही साथ लोगों की आवश्यकता, विचार, भाई आप अपने आप को गिराते नहीं, पैसा नहीं ले रहे हैं, साथ ही साथ लोगों का कल्याण भी कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अन्य अभिविन्यासित, दूसरों के लिए बेहतर सोचना। तो यही ऑप्शन सही होगा, अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विचार करना, इसी को क्या बोलते हैं, अन्य अभिविन्यासित। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, उसका ए ही होगा, मैंने बता दिया। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है कंटेक्स्ट, याद रखिएगा, कंटेक्स्ट, किसी भी, अरे कंटेक्स्ट का मतलब क्या बातचीत कर रहा हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप बातचीत में क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कंटेक्स्ट। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप मेंबर्स, ध्यान से सुन लीजिए। ग्रुप मेंबर्स, कई सारे ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, उनमें क्या है हार्मफुल, खतरनाक हो सकता है डिसीजन मेकिंग, किसी भी निर्णय को लेने में जब कई लोग बैठे हों तो उसमें क्या दिक्कत कर सकता है, तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम, याद रखिए एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, तो एक्सट्रीम शब्द से बचा करिए, ये वाला ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद अगला, मैं इसका हिंदी वर्जन पढ़ता हूँ। वह नया छात्र कहता है, ध्यान से सुनिएगा,
वह नया ये एक बार नहीं 2-3 बार आ चुका है। वह नया छात्र अलग अलग से नाम से आता है तो आपको पता होना चाहिए। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ, और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक ये शिक्षक है, उसने अपने मन में बना एज्यूम कर रखा है, ऑलरेडी मन में डिसाइड कर लिया क्या कि नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं आप लोगों का प्रिय प्राध्यापक हूँ, और आपकी बात ज़रूर सत्य होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी आप अपने अध्यापक से झूठ नहीं बोल सकते। अभी बताइए, आप मेरे मुंह पे बोल सकते हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन सच तो भाई सच ही होगा ना। हो सकता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, हो सकता है मैं अच्छा ना पढ़ाता हूँ, ये तो आप डिसाइड करेंगे ना। तो ये बताइए, इसको बोलते हैं पीटीटीओ। क्या? पीटीटीओ प्रिंसिपी, चक्रक। क्या बोलते हैं? चक्रक का मतलब डिसीजन को मन में ही एज्यूम कर लेना, मैं अपने मन से सोच ले रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, ये थोड़ा ना होता है। मन में एज्यूम कर लिया कि मैं आपको पसंद हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये गलत चीज़ है। इसको बोलते हैं क्या? पीटीटीओ प्रिंसिपी या चक्रक। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? तर्क दोष है। ये दिक्कत है ना भाई, मन में ही मैंने फाइनल क्या कर लिया, उसका डिसीजन को सेट कर लिया। अगला, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है संप्रेषण प्रतिभागियों? याद रखिए, संप्रेषण को नहीं, संप्रेषण के कम्युनिकेशन के प्रतिभागियों या पार्टनर्स को जो प्रॉब्लम करता है। यूटिलिटी, लोनलीनेस और प्रॉक्सिमिटी। याद रखिएगा, इसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा। यूटिलिटी, लोनलीनेस और प्रॉक्सिमिटी। अगला आ जाइए, ये देखिए 20 क्वेश्चन आए किसके? कम्युनिकेशन के। 5 क्वेश्चन लगभग किसके आएंगे? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के। एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता का सार क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव से में से बेस्ट को, याद रखिएगा, अल्टरनेटिव में से क्या लेना? बेस्ट को चूज करना। ही क्या है? ये सार है, एसेंस है। अगला आ जाइए, फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। ये एक बड़ा ज़रूरी है, मैं आपको इसको बता भी दूं। किसी भी निर्णय को लेने का स्टेप ये सामने दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य पे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे डिसीजन लेना हो, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेने से पहले मेरे मन में क्या क्लियर होना चाहिए? करना क्या है, लक्ष्य क्या है। दूसरा, अब समस्याओं को मैं पहचानूंगा, फिर समस्याओं का विश्लेषण करूंगा, फिर प्रासंगिक जानकारी, बहुत ज़रूरी है, जानकारी एकत्र करूंगा, फिर सर्वश्रेष्ठ समाधान का चयन करूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करूंगा। ठीक है, ये है। तो उसका मतलब डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है? अपना उद्देश्य डिसाइड करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पेसिफिक गोल, लक्ष्यों को, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। निम्न में से कौन डिसीजन मेकिंग टेक्निक इन्वॉल्व करती है? जनरेटिंग आइडिया। जनरेटिंग आइडिया, याद रखिएगा, तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। तो सामूहिक, ये एक बार और आ चुका है, 2021 वाले में शायद हो चुका है क्या? यही सेम क्वेश्चन। तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा, ग्रुप टेक्निक। ग्रुप टेक्निक इफेक्टिव होती है। ठीक है, अगला आ जाइए, और ये लास्ट है, द मेंटल फंक्शन विच डू नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम्स। ऐसा कौन सा मानसिक प्रकार्य है जो कि समस्या का समाधान में सहायक नहीं होता है? फंक्शनल फिक्सनेस, काम नहीं कर रहे हैं, बिना काम के बैठे हुए हैं, तो फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब प्रकारात्मक स्थिरता। सन न मार के बैठ गए गधों की तरह, थोड़ा ना सॉल्व हो पाएगा प्रॉब्लम, तो ये नहीं होता है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, इच्छा हो तो लाइक, नहीं तो मत करिए, लेकिन बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। कल के दिन में आपका बस एक ही ड्यूटी है, फेल नहीं होने दूंगा, गारंटी है। अरे यार यही तो है, और कुछ यही तो रटना है, और कुछ नहीं रटना। इसी को 3 बार देखिए, उसके बाद जाइए टॉपर्स कोड पे सॉल्व कर डालिए, खत्म बात। देखिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ प्रैक्टिस? क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है, वही परफेक्ट बनाता है। आपके क्वेश्चनों को जो आपने रटा है वो कितना याद हुआ, वो आप जब टेस्ट देंगे तभी समझ में आएगा। तो ये हो गया 2019 का प्रश्न। इसके बाद कल की डेट में, ध्यान से सुन लीजिए, कल की डेट में मैं 1 2 नहीं 5 वीडियो, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 7 वीडियो कल की डेट में आएंगी, और लाइन से आएंगी, छोटी छोटी रहेंगी भाई। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे, हो सकता है किसी में 18 ही प्रश्न रहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू।